चीन कहां से लाता है धोखे और फरेब वाली रणनीति? भारत को बार बार चीन से क्यों मिलता है धोखा? क्या है चीन की आर्ट ऑफ वॉर की थ्योरी? कौन है चीन का वो शैतान जिसकी राह पर चलता है ड्रैगन? क्या चीनी शैतान की रणनीति अच्छी या भारत की चाणक्य नीति? दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल अक्सर कौंता होगा कि आखिर चीन क्यों बार बार दुनिया और भारत को धोखा देता है। भारत ने चीन को जब भी जरूरत पड़ी मदद पहुंचाई है, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 2 बार भारत आए और हिंदुस्तान ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन चीन ने बात तो की भाईचारे की, लेकिन दिया धोखा ही। पिछले साल एलएसी पर चीन ने जो सड़क छाप गुंडों वाली हरकत और करतूतों को अंजाम दिया, वो माफी के काबिल नहीं है। माफी इस बात के लिए भी नहीं दी जानी चाहिए कि उसने पहले डोकलाम और फिर गलवान में धोखे से भारतीय सैनिकों पर वार किया। लेकिन दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने भारत को धोखा दिया है। चीन की विस्तारवादी सोच कोई नई बात नहीं है। चीन का अगर आप लोग इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमेशा से ही चीन की नीयत में फरेब और धोखा ही रहा है। चीन हमेशा से ही एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दूसरे हाथ से पीठ में खंजर घोंप देता है। एलएसी पर तनाव भारत के साथ चीन के इस तरह की दूसरी घटना है। 1962 में भी चीन इसी तरह धोखे से भारत पर हमला किया था और 60 साल बाद फिर उसी तरह से चीन ने भारत के सैनिकों पर धोखे से हमला किया। दरअसल चीन का इतिहास ही धोखे की स्याही से लिखा गया है। इसके पीछे है चीन के एक पुराने शैतानी रणनीतिकार की सोच, जिसके नक्शे कदम पर आज भी चीन की सेना चलती है। एक समय में चीन सेना का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता था। चीन के इस रणनीतिकार की सोच में ही छल कपट था और युद्ध में वो इसी छल कपट के सहारे जीत हासिल करता था। आज चीन भी इस तरह की राह पर चल रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को चीन के उसी शैतानी रणनीतिकार के बारे में बताने वाली हूं जो चीन के इतिहास का सबसे सफल जनरल रहा है। चीन आज भी उसी की बनाई हुई युद्ध नीति पर काम करता है। चीन आज जिस विस्तारवादी सोच पर चल रहा है, सालों पहले इस नीति पर वो जनरल भी चला करता था। दोस्तों, यकीन मानिए, इस शख्स के बारे में जानकर आप लोग समझ जाएंगे कि चीन की ये चालबाजियां दरअसल उस जनरल के ही दिमाग की उपज थी, जिस पर आज चीन आंख मूंद कर चल रहा है। लिहाजा वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि उस जनरल के मुकाबले भारत के रणनीतिकार चाणक्य की नीतियां कितनी ज्यादा असरदार हैं। सन त्सू की शैतानी नीतियों पर चल रहा है चीन। द आर्ट ऑफ वॉर को क्यों अपना बाइबल मानता है चीन? शांति और अमन दुनिया में रहने वाले हर इंसान की चाहत होती है, लेकिन इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि दुनिया के इतिहास में कई पन्ने युद्धों से भरे पड़े हैं। युद्ध को और उससे जुड़ी नीतियों को जानने में जो महारत चाइना के सन त्सू ने हासिल की थी, वो शायद ही आज तक कोई और मिलिट्री लीडर हासिल कर पाया हो। वो युद्ध और उससे जुड़ी नीतियों को लेकर इस तरह संजीदा था कि एक बार केवल युद्ध में संजीदगी का सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने ही महल की 2 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था। sun tzu ही वो शख्स है जिसके नक्शे कदम पर आज भी चीन की सेना चलती है। sun tzu की सोच और चीन के विस्तारवादी सोच में एक जैसी समानता है। sun tzu के जन्म की कोई पुख्ता तारीख तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 544 ईपू में इसका जन्म हुआ था। sun tzu को एक समय में चीनी सेना का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता था, लेकिन वो एक रणनीतिकार होने के साथ साथ एक सफल लेखक भी था। sun tzu ने मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वॉर की भी रचना की थी। चीन का वो साम्राज्य जो sun tzu की जन्मभूमि भी थी, उसे बड़े पड़ोसी मुल्क से बचाने में sun tzu ने जो नीतियां तैयार की थी, वहीं से आगे चलकर आर्ट ऑफ वॉर की नींव बनी। चाइना आज भी नीतियों के आधार पर अपने पड़ोसियों से व्यवहार करता है। युद्ध की नीतियों से जुड़ा sun tzu का काम कितना अहम था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी लिखी आर्ट ऑफ वॉर किताब को सालों तक छिपा कर रखा गया था। उस वक्त उसे पढ़ने की इजाजत केवल राजाओं और कुछ चुने हुए विद्वानों को ही थी, लेकिन जब वो हर किसी के लिए उपलब्ध हुई तो लगभग हर युद्ध की अगुवाई करने वाले ने उससे कुछ ना कुछ सीखा। sun tzu से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं जो चीन में काफी मशहूर हैं, लेकिन इसमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें चीन ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। sun tzu के बारे में कहा जाता है कि बचपन में उसे बाकी बच्चों की तरह खेलने का शौक नहीं था, बल्कि उसका शौक था युद्ध करना।
इस दिलचस्पी की एक वजह यह भी हो सकती है कि उस दौर में अक्सर राजा अपनी धौंस जमाने के लिए किसी पर भी हमला कर दिया करते थे और अपने राजा का साथ देने के लिए कबीले भी उस युद्ध में उतर जाते थे। इस कारण युद्ध के किस्सों को सुनकर संजू बड़ा हुआ था और शायद इसीलिए उसके मन में युद्ध में पारंगत होने का सपना पलने लगा। उस समय में किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में ये बच्चा चीन सेना के जनरल का पद संभालेगा। संजू की सोच चीन की सेना पर किस कदर हावी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन ने कभी भी भारत के साथ कोई लंबा युद्ध नहीं लड़ा, फिर चाहे 62 का युद्ध हो या फिर 68 में चीन की सेना से भारतीय सैनिकों के भिड़ने का मामला हो। दरअसल इसके पीछे संजू की सोच ही काम कर रही है। संजू का मानना था कि युद्ध जितना लंबा खिंचता जाएगा उतने ही ज्यादा उससे जुड़े साधनों की किल्लत होती जाएगी। इसके साथ ही सैनिकों का हौसला भी कम होता जाएगा। साधनों की कमी से कोई भी देश कमजोर पड़ने लगेगा, जिसका फायदा युद्ध में उसके सामने खड़ा दुश्मन देश जरूर उठाएगा। संजू की इस बात को पुख्ता करने का सबसे बड़ा उदाहरण है वियतनाम और अफगान युद्ध। संजू के मुताबिक लंबे युद्धों में कोई भी बड़ा विजेता बनकर नहीं उभरता, इसलिए इस तरह से हमला करो कि लड़ाई छोटी रहे और ज्यादा लंबी ना खिंचे। गलवान घाटी में चीन ने जो किया वो इसी संजू की सोच का नतीजा है। चीन ने यहां भी 1 महीने तक सरहद पर खींचतान की और अचानक से हमला किया। हजारों साल पुरानी होने के बाद भी संजू की युद्ध नीतियां उतनी ही कारगर हैं जितनी उसके समय में होती थी। चाइना के कम्युनिस्ट नेताओं ने संजू की नीतियों पर चलकर ही चाइना के राष्ट्रवादी दल के नेता चियांग काई-शेक को गृह युद्ध में हराया था। शुनजी के लेख और उसकी किताबों को पढ़ने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें जीत के लिए किसी भी छल कपट का साथ लेना इनके युद्ध का हिस्सा था, क्योंकि चीनी सेना आज भी इसका इस्तेमाल कर रही है। चीनी सेना लगातार भारत पर छल कपट से विस्तारवादी सोच को कामयाब बनाना चाहती है। हजारों साल पहले सुनजू की लिखी किताब का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। इस किताब में युद्ध की हर नीति का वर्णन किया गया है। चीन की संजू नीति से कहीं ज्यादा कारगर है चाणक्य नीति। दुनिया मानती है चाणक्य नीति का लोहा। चीन के संजू की रणनीति को चाणक्य नीति के मुकाबले ज्यादा सफल बताया जाता है, लेकिन हमारी भारतीय सेना ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। यही बात आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने 4 मार्च को लैंड फॉर फेयर पर आयोजित एक सेमिनार में कही थी। साथ ही सेना प्रमुख ने यह भी कहा था कि भारतीय सेना रणनीति के लिए अपने इतिहास की ओर मुड़कर चाणक्य जैसे महान रणनीतिकारों की ओर देख रही है। साथ ही अब नए जमाने में होने वाले हाइब्रिड वॉरफेयर पर भी ध्यान दे रही है और उसके लिए तकनीक विकसित करने में लगी हुई है। दरअसल संजू और चाणक्य की नीति बिल्कुल अलग अलग है। भारत कई मामलों में चाणक्य की नीति पर चलता है, जो संजू जितनी आक्रामक और धोखे पर आधारित नहीं है, जबकि संजू की नीतियां धोखे और फरेब से भरपूर हैं, जिसका असर चीनी सेना में दिखाई देता है। हालांकि इस धोखे और फरेब वाली नीति के चलते ही चीन अब दुनिया में बदनाम हो चुका है और कोरोना काल के बाद तो उसके बुरे दिनों का आगाज हो चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की नीति अच्छी है या फिर चीन की युद्ध नीति? मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।